ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी है कि स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित करना पड़ा है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की भौगोलिक अवस्थिति को आपको जानना हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ता है। ये विक्टोरिया प्रांत है और मेलबर्न के पास ही ये आग की घटना हमें देखने को मिली है, जिसको हम बुश फायर कहते हैं। हम ये जानेंगे कि बुश फायर क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लीजिए। ये जो आग लगी है इसके कारण 1,50,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है, हेक्टेयर का जो जंगल है वो नष्ट हो गया है, भूमि नष्ट हो गई है। इसके कारण कई कस्बों में 20 से अधिक घर जल करके खाक हो गए हैं। बहुत से लोग लापता भी इसके कारण हुए हैं। यानी बुश फायर इस तरह से फैल सकती है कि वो न केवल जंगलों को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाती है, भूमि को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाती है, बल्कि इससे घर और इमारतें भी नष्ट हो सकती हैं, जान माल की भी इससे हानि होती है। स्टेट ऑफ डिजास्टर जब घोषित किया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि सरकार को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं आपदा प्रबंधन के। उन विशेष अधिकारों में यह अधिकार भी शामिल है कि नागरिकों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है, उनका फोर्स्ड इवैक्यूएशन किया जा सकता है। स्टेट ऑफ डिजास्टर का मतलब यह होता है जब ऑस्ट्रेलिया में ये घोषित किया जाता है तो किसी भी प्रांत का जो प्रीमियर होता है वो स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर सकता है। किन परिस्थितियों में? जब आग बहुत बड़े स्तर पर फैल जाए, यानी जंगल में आग लग जाए या आतंकवादी घटना हो जाए या कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए जिसके प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होती है। तो अपने आप में स्टेट ऑफ डिजास्टर एक कानूनी घोषणा होती है। यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि बुश फायर क्या होती है, वो किन परिस्थितियों में सामने आती है, किन परिस्थितियों में वो लगती है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या वे परिस्थितियां विद्यमान थी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपके लिए जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि जब आप इसको करने के बाद जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तीनों ही बैचेस में अपने एडमिशन को सुनिश्चित करने के लिए आप जिसमें भी चाहें अपने एडमिशन को सुनिश्चित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में लगी है वस्तुतः उसके क्या कारण हो सकते हैं। बुश फायर का मतलब क्या होता है? बुश फायर आप कहां पर लग सकती है? ये वुडलैंड्स में लग सकती है जहां पर लकड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं और सूखी लकड़ियां विशेष तौर से, या आप स्क्रब लैंड्स में भी ये लग सकती है। स्क्रब लैंड मतलब, और ग्रास लैंड में भी लग सकती है। स्क्रब लैंड का मतलब हुआ झाड़ी, झाड़ झंकाड़ जैसे क्षेत्र में भी लग सकती है और ग्रास लैंड में लग सकती है। उसको हम बुश फायर कहते हैं। किन परिस्थितियों में लगती है? ये लगती है कि ऐसे मौसम में जब मौसम अत्यधिक गर्म हो, शुष्क हो, उसमें आर्द्रता का अभाव हो, यानी उसमें ह्यूमिडिटी का अभाव हो, और साथ ही ये सारी परिस्थितियां होने के साथ साथ आप देखेंगे अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हों तो तेज हवाओं के कारण ये बुश फायर बहुत तेजी से फैल भी सकती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की स्थितियां विद्यमान थी? बिल्कुल इस तरह की स्थितियां वहां पर विद्यमान थी। आप जानते हैं कि जो 22 दिसंबर का समय होता है दक्षिण अयनांत का समय होता है। दक्षिण अयनांत का समय क्या होता है? जब सूर्य की जो रेखाएं होती हैं वो मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये सामान्यतः सर्दी का मौसम होता है। तो इसमें आप जो क्रिसमस का मौसम होता है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में या दक्षिणी गोलार्ध में समर में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में कहां पर पड़ता है? वो ठंडी के मौसम में पड़ता है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है, और वहां पर जो तापमान है, विक्टोरिया प्रांत में जो तापमान है वो हाल ही में 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था। यानी मौसम में एक, और वहां मौसम में एक ड्राइनेस भी थी, हवा भी थी, शुष्क था मौसम। आप ये जानते हैं कि भारत में जब मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए और वो नॉर्मल टेम्परेचर से
5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो उसे हम हीट वेव घोषित कर देते हैं। साथ ये मैदानी क्षेत्रों में है, और अगर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए और वो सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव घोषित करने का भारत में तरीका है। साथ ही चरम हीट वेव कौन सी होती है? एक्सट्रीम हीट वेव वो होता है जब सामान्यतः तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाए और वो नॉर्मल टेम्परेचर से इतना ज्यादा हो, तो उसको हम चरम हीट वेव के रूप में परिभाषित करते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान ऑस्ट्रेलिया के मानकों के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। वहां का मौसम में ड्राइनेस थी और इसके कारण हमें ये बुश फायर जैसी स्थितियां देखने को मिली है। साथ ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि औसत तापमान में किस तरह से वृद्धि हो रही है तो आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि 1910 से लेकर के अगर हम ऑस्ट्रेलिया के औसत तापमान में वृद्धि देखें तो औसत तापमान में वृद्धि 1.51 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है। इस तापमान में वृद्धि होने का एक और कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला और जो प्राकृतिक गैस उत्पादक और निर्यातकों में शामिल है। एक आंकड़ा वर्ष 2022 का हम आपको बताते हैं। वो आंकड़ा ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी अधिकांश बिजली का उत्पादन, यहां तक कि अपनी 68% बिजली का जो उत्पादन करता है वो जीवाश्म ईंधनों के आधार पर करता है, जबकि उसके पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को खड़ा करने का एक बहुत बड़ा संसाधन मौजूद है, माध्यम भी मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े स्तर पर कोयले का, जीवाश्म ईंधनों का, प्राकृतिक गैस का निर्यात भी करता है। एक अध्ययन यह भी बताता है कि जितना निर्यात वो करता है और उसके माध्यम से जो जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है वो वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित या ऑस्ट्रेलिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से कहीं ज्यादा है। यह भी एक अध्ययन है, यानी वो दूसरे देशों को भी जो जीवाश्म ईंधन का निर्यात करता है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में एक योगदान एस्टैब्लिश होता है। तो जलवायु परिवर्तन की घटना से औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है या औसत तापमान की में वृद्धि से जो जलवायु परिवर्तन की परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वो भी इस तरह की घटनाओं के बार बार होने का एक कारण है। जैसे वर्ष 2019-20 में भी आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक इसी तरह की ब्लैक समर बुश फायर की स्थिति, ब्लैक समर बुश फायर के नाम से उसको जानते हैं, और उसके कारण तो हजारों लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा था, बहुत लाखों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई थी, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। ये सारे कारण माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर के। केवल ऑस्ट्रेलिया ही बुश फायर से पीड़ित देश नहीं है, बल्कि इस तरह की स्थितियां जहां पर भी विद्यमान होती हैं वहां पर हमें बुश फायर जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं और अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहां पर भी आपको इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अलावा। तो ये बुश फायर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, जहां पर भी ये सामान्य कारण विद्यमान रहते हैं, उस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है? जैसे अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जहां पर सूखी घास हो, सूखी पत्तियां विद्यमान हो, सूखी टहनियां हो, सूखे पेड़ हो और झाड़ियां हो, वहां पर इसके अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। अगर तापमान में भी एक शुष्कता है, तापमान बहुत ज्यादा है और हवाएं चल रही हैं, क्योंकि हवाएं इसको बहुत तीव्र गति से फैलाने में सक्षम होती हैं। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी माना जाता है, अगर आप इस रिपोर्ट्स को पूरी तरह से पढ़ेंगे, कि समय समय पर आने वाली जो बुश फायर है ये पहले से विद्यमान जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको नष्ट करके नए वेजिटेशन के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण भी करती है। इसलिए अगर हम इस तरह की स्थितियों को नियंत्रित कर दें, जो नेचुरल वेजिटेशन है इसमें प्राकृतिक रूप से इसको नष्ट करने की कोशिश करें नियंत्रित रूप से, तो हमें बहुत बड़े स्तर पर बुश फायर जैसी स्थितियों को देखने का एक तरह से देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसको प्रबंधित करने का एक तरीका है कि समय समय पर नियंत्रित रूप से इसको हमें नष्ट करते रहना चाहिए। जो भी ये वेजिटेशन, सूखी पत्तियां, टहनियां और सूखे पेड़ या झाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, अगर समय समय पर इन पर
हम नष्ट करते रहेंगे, चाहे वो आग लगा करके ही करें, तो बुश फायर जैसी स्थितियों पर नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और एक स्वाभाविक तरीका इससे लड़ने का तो ये है कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन से हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ही न हो और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि न हो। ये इसको रोकने के, नियंत्रित करने के उपाय हो सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? बुश फायर के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं: ठंडा और आर्द्र मौसम, गर्म शुष्क तेज हवा वाला मौसम, वर्षा वाला मौसम या हिमपात वाला क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।